डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद ये सोचा गया था कि शायद रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने पर ठीक उनके ऊपर से B-52 बॉम्बर को भी उड़वाया, लेकिन इसका कोई असर होता हुआ दिखा नहीं और रूस यूक्रेन का युद्ध आगे ही आगे बढ़ता है। अब अचानक से ये जिन्हें देख रहे हैं आप, जिमोनी, ये कह रहे हैं कि भारत समेत रूस और ब्रिक्स के देश एक पुराने सपने को पूरा करने जा रहे हैं। क्या है ये पुराना सपना और ये क्यों महत्वपूर्ण है? अचानक से ये भी देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत और रूस का एक अलग लेवल का प्लान चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये वीडियो आप सुने। Why doesn't he feel any pressure after speaking with you? Well, I think he does feel pressure. He wants to end it, and Ukraine wants to end it, and we're in talks, and we'll see if we can get it ended. It's a terrible thing. I ended 8 wars, and this was, in my opinion, going to be an easier one because I know both heads. I didn't know most of the heads. I did India, I did Pakistan, I did others. That could have been a real bad one. Nuclear, that was going to be nuclear. It could have been, as the Prime Minister of Pakistan, could have been 40 million people would have been killed, maybe 50 million. They'd shot down 11 planes. It was raging for 4 days, and I got it stopped. And I did that. But this is one that I think we're getting much closer than people realize. And President Putin wants it to end. I will tell you that very strongly. What a good call. And President Zelensky actually wants it to end now. And we're going to be going to NATO, and we're going to be talking about it. And I think we're going to get it. I think we're going to get it ended. It's been a terrible situation. Think of this: 25,000 people 2 months ago. 25,000 people were killed. 1 month soldiers. Last month set the record. 36,000 people were killed in 1 month. Young soldiers, they go off to war and they're dead before the first weekends. It's drone technology. Michael, who would have thought that drones would have become such a factor? And they're killing machines. It's amazing. यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मैंने 8 युद्ध रुकवाए हैं, मैं रूस यूक्रेन युद्ध को भी रुकवाऊंगा और जल्दी ही ये रुक जाएगा। मैं तो दोनों ही देशों के लीडर को जानता हूँ, दोनों ही मेरे दोस्त, यानी जेलेंस्की से भी बातचीत होती है। राष्ट्रपति पुतिन से कुछ ही दिन पहले 1-1.5 घंटे डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत। हालांकि ये अलग बात है कि डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने के बाद रूस ने कीव के ऊपर एक जोरदार हमला भी बोला है, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि जल्दी से रूस यूक्रेन का मामला सॉर्ट आउट हो जाए। इसके पीछे एक बड़ा कारण है और वो कारण का नाम चाइना भी। लेकिन क्या रूस इस युद्ध को जल्दी से रोकेगा? डोनाल्ड ट्रंप तो कहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन रोकने के लिए तैयार हैं, जेलेंस्की भी रोकने के लिए तैयार हैं। अब जब दोनों रोकने के लिए तैयार हैं तो मुश्किल कहाँ है? लेकिन ये बातें फोन पर ही हो रही हैं, अभी तक जमीनी हकीकत में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यूक्रेन निशाना बना रहा है ज्यादा से ज्यादा रूसी ऊर्जा संस्थानों को और रूस अपनी ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत में नायरा के साथ डील कर रहा है। नायरा एनर्जी यहाँ से उन्हें गैसोलीन और कई सारे पेट्रोल के प्रोडक्ट वगैरह दे रही है। अब रही बात रूस के साथ, पंगे अभी कई देशों के चल रहे हैं। जैसे यूके की बात करें तो यूके के साथ रूस का पंगा अभी लंबा चल रहा है। ब्रिटेन का एक एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स नाटो के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ नॉर्वेजियन सी में तैनात है। 2 जुलाई को एक रूसी Tu-142 BRF समुद्री गश्ती विमान ब्रिटिश युद्धपोत के काफी करीब आ गया। ब्रिटेन के अनुसार रूसी विमान ने कम ऊंचाई पर उड़ान भरी और पनडुब्बियों का पता लगाने वाले सेंसर समुद्र में गिराए थे। इसके बाद ब्रिटेन ने F-35 लड़ाकू विमान भेजकर रूसी विमान को क्षेत्र से बाहर निकाला था। ब्रिटेन ने इस कार्रवाई को कहा था अनसेफ और अनप्रोफेशनल। अब ये क्या संकेत देता है? ये संकेत देता है कि अब नॉर्वेजियन सी के पास अपना शक्तिशाली प्रदर्शन कर रहा है रूस का सबसे शक्तिशाली नॉर्दर्न फ्लीट यहीं से अटलांटिक में प्रवेश करता है। रूस की परमाणु पनडुब्बियां भी इसी क्षेत्र से बाहर निकल, यहाँ पर सोनोबॉय गिराए गए, जिसके बाद नाटो को टेंशन होना शुरू हो गया और नाटो ने भी अधिक युद्धपोत भेजना शुरू कर दिया है, हवाई गश्ती बढ़ा दी है, संयुक्त अभ्यास बढ़ा दिया है। फिलहाल ये देखने को मिल रहा है कि ये तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा है। यूके
या फिर यूरोप के कई देश ऐसा लगता नहीं है जैसे इस युद्ध को जल्दी रोकने के चक्कर में हैं। वो चाहते हैं कि ये युद्ध कहीं न कहीं भड़के। अब इस युद्ध के भड़कने से क्या होगा? क्या भारत तेल लेना बंद कर देगा? तो इसको लेकर विक्रम सूद का एक बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू आया है। ये पहले रॉ के चीफ रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि देखिए, भारत ट्रम्प के टैरिफ वगैरह से डरता नहीं है और भारत को जहाँ से तेल खरीदना होगा भारत वहाँ से तेल खरीदेगा। भारत रूस से जून महीने में सबसे ज्यादा तेल खरीदा है। भारत ने रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, लेकिन अब आगे का प्लान इससे भी कहीं ज्यादा आगे। और वो प्लान क्या है? वो प्लान है $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के देश में लगाना चाहते हैं इतना बड़ा पैसा। अब इतना बड़ा पैसा रूस में इन्वेस्ट करना या रूस का भारत में इन्वेस्ट करना क्या कुछ एक नए प्लान की तरफ इशारा करता है? ये एक इंसान को देख रहे हैं आप। कौन है ये? ये है जिम ओनील। साल 2001 में इन्होंने ब्रिक्स शब्द गढ़ा और कहा था कि ब्रिक देश को एक साथ आ जाना चाहिए। ये इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने ब्राजील, रूस, भारत और चाइना के लिए ब्रिक शब्द बनाया था और लंबे समय तक ही ब्रिक को लेकर कहते रहे कि ये आर्थिक ब्लॉक बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और एक चीज जो जिम ओनील से हमेशा पूछा जाता था कि अच्छा ये बताइए, क्या ब्रिक्स का अपना करेंसी होगा? क्या डॉलर हट जाएगा? जिम ओनील ने अब एक बयान दिया है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि लगभग 18 महीने पहले तक उन्हें लगता था कि ब्रिक्स कोई वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था नहीं बना पाएगा, यानी नई करेंसी वगैरह नहीं ला पाएगा, लेकिन अब नई डिजिटल भुगतान की टेक्नोलॉजी और वैकल्पिक भुगतान नेटवर्क के कारण राय बदल चुकी है। अब उनके अनुसार भविष्य की वैश्विक मौद्रिक व्यवस्था आज जैसी नहीं हो सकी है। क्या इसका मतलब है ब्रिक्स अपनी नई करेंसी ला रहा है? जिम ओनील ने ये नहीं कहा कि डॉलर जल्दी ही खत्म हो जाएगा या फिर ब्रिक्स की साझा मुद्रा आने वाली है, लेकिन उन्होंने कहा कि ब्रिक्स अब दूसरे ऑप्शंस पर काम कर रहा है, जैसे ब्रिक्स पे प्लेटफॉर्म, भारत का यूपीआई, चीन का CIPS, ब्राजील का PIX। भविष्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को जोड़ने की भी संभावना है, यानी कि अब ब्रिक्स नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का टेंशन कहीं न कहीं सही साबित हो रहा है। अब विक्रम सूद अगर बात करें, उन्होंने इतना कॉन्फिडेंट होकर क्यों कहा कि रूस से भारत को तेल खरीदने से नहीं रोक सकता? इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि भारत जो भुगतान करता है वो करेंसी दिरहम होती है या रुपए होती है या रूबल होती है। ऐसे में कहां पर जाकर रोकेगा अमेरिका? धीरे धीरे एक संदेशा जाना शुरू हो गया है कि अब मल्टीपल करेंसी चलेगा, मल्टीपल पेमेंट होगा और मल्टी ऑर्डर मल्टीपोलर वर्ल्ड बनने जा रहा है। इस बीच भारत और रूस की प्लानिंग बड़े लेवल पर है। ये अपने व्यापार व्यवसाय को कई क्षेत्रों में बढ़ा रहे हैं। $50 बिलियन का इन्होंने जो टारगेट रखा है एक दूसरे के देश में इन्वेस्टमेंट करने का, इसके कई नए रूप आपको देखने को मिलेंगे। यानी जिम ओनील ने एक तरह से इशारा कर दिया है कि नई करेंसी आ सकती है और अगर नई करेंसी नहीं भी आती है तो डॉलर के लिए समस्या होगी, क्योंकि ऑप्शन में अब बहुत सारे पेमेंट के नई व्यवस्था वाली चीजें आ रही हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।